नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 35 करने वाले हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है जब तक आपका पूरा साइंस कंप्लीट नहीं हो जाता। किरण पब्लिकेशन की बुक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 35वां वीडियो करने वाले हैं। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लेके चलते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, परीक्षाओं को लेके, एग्जाम्स को लेके बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही धीरे धीरे, और ऐसे आपका डेट भी क्लियर हो जाएगा जल्दी। बस भरोसा रखिए, बहुत सारी चीज़ें जल्द ही सामने आने वाली हैं, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट स्टेप जो था वो हो गया है। अभी और भी बैठकें होने वाली हैं ईसी यानी कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को लेके। और जैसे ही क्लियर होता है, कल मैं संडे है, कल मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा आपके एग्जाम को लेके, तथा कुछ और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी पढ़ाई और भी बेटर हो सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस सीरीज को। अगर जो आप अभी भी जुड़े हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में हर एक वीडियो जो इंपॉर्टेंट मैं बना रहा हूँ साइंस के लिए, और साइंस के लिए देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 90% आपके क्वेश्चंस एग्जाम में जो आने वाले वो मैं कवर कराऊंगा किसी भी तरीके से। उसके लिए मैं आपको 2 बुक या 3 बुक, 2 बुक तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ, साथ में हमारे PDF से आप पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद कोई और बुक देखूंगा जो अच्छा होगा, वहाँ से मैं कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले मैं न्यूमेरिकल सारा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए बस हमारे साथ। और जिनको भी PDF लेना हो, जिन लोगों ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ले सकते हो। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बाल में पूछा जाता है, एक तो हमारे नाखून में पूछा जाता है। ठीक है, नाखून में, बाल में, ये ध्यान रखना जब भी आपसे पूछे। नाखून हो गया, बाल हो गया, ये 2 हो गया। एक तो आपसे पूछता सींग में, जो सींग तो मनुष्य के होते नहीं हैं, गाय के, भैंस के सींग हो गया। उसके बाद आपका जो घोड़े होते हैं उनके खुर को आपने देखा होगा, ये हो गया। 3-4 चीज़ होगा। तो पंजा भी आप ध्यान रखना जब भी आपसे पूछे, बाल में, नाखून में, सींग में, खुर में, पंजे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता, तो एक नाम याद रखना आप, कैरोटीन। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका कैरोटीन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 20 कैरोटीन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। और यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है, कैरोटीन। ठीक है, जो आज है क्वेश्चन, कैरोटीन क्या है, तो कैरोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो मनुष्य के बाल में, नाखून में, और बात करें जानवरों के सींग, खुर, पंजे में पाया जाता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ भी देता हूं, और जो रिपीट हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं फिर से ले लेता हूं। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग की बात करें जो एक दूसरे से फैलता है। अब संक्रामक रोग की बात करें, इसमें कोरोना वायरस भी आपका संक्रामक रोग की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें जो आपका 6 रोग है, हिंदी में 6 रोग, अंग्रेजी में टीबी बोलते हैं। अभी आज मोदी आए थे और मोदी जी ने घोषणा की कि 2025 तक हम भारत को, जिस प्रकार से इंडिया को पोलियो मुक्त किया, उसी प्रकार से हम इंडिया को 2025 तक टीबी से, यानी कि टीबी से ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम होता है, इससे मुक्त घोषित कर देंगे। तो ये भी बीमारी अच्छी बात है अगर जो 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है मोदी जी ने जो कही है। यहाँ पे बात करें, ये पूछा संक्रामक रोग की बात हो रही है, तो 6 रोग ध्यान रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम होता है। ये आपका क्या है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये टीबी हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला बात करें, चेचक। चेचक भी आपका, खसरा जो होता है, ये भी आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। यानी कि ऑप्शन 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया 6 रोग, और चेचक दोनों आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें, खाद्य ऊर्जा, जो भी चीज़ें आप खाते हो उसको किस इकाई से मापते हैं। ठीक है, खाद्य ऊर्जा, खाते हो कुछ भी, उससे आपके शरीर को जो एनर्जी मिलती है उसको किस इकाई से मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। ये तो पता होगा कई सारे बच्चों को। आगे बात करें, क्वेश्चन आपका, मानव हड्डी, जो मनुष्य की हड्डी होती है, उसका मुख्य घटक क्या होता है। तो मानव हड्डी की बात करें, अगर जो मानव हड्डी की बात करें तो किससे बनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मानव हड्डी एक तो एक प्रकार से जानते हो आप, ठोस होता है, कठोर होता है, मजबूत, संयोजी ऊतक भी बोलते हैं, और इसमें विशेषकर एक तंतु होता है और एक मैट्रिक्स होता है, ये दोनों का मेल होता है। और मैट्रिक्स की बात करें, इसमें आपके प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, कैल्शियम, फास्फेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उसका मुख्य घटक यानी कि जो सर्वाधिक होता है वो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, तो
तो ये कैल्शियम का काम क्या होता है, हड्डियों को मजबूत बनाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, कुछ कमेंट्स आए थे मेरे कि सर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कराओ। यार हार्ड लेवल क्या होता है, इसी में आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर जो आपको चीज़ें सीख रहे हो, ये आप सीख रहे हो तब आपको आसान लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। किरण फैब्रिकेशन की मोटी वाली बुक कंप्लीट कर रहे हो, बायोलॉजी में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी आपने किए, सिंपल क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। सारे क्वेश्चंस को करना सीखो। एक प्रकार से आप पढ़ाई कर चुके हो तो रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, ये मान के चलो। हार्ड और टफ कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन आते हैं बुक से वही मैं उठा रहा हूँ। बाकी ये किताब अभी देखो, ये लगभग 100 वीडियो, मतलब 1.5 से 2 महीने में आपका मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी। और लगभग आपका 65 वीडियो तक मुझे लगता है ये बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा आपका, बुक के हिसाब से देखें। उसके बाद मैं आपका फिजिक्स उठाऊंगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अब देखो ये क्वेश्चन की बात करें, अब इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया है अच्छे से, पूरे टॉपिक में कराया था, रेस्पायरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ये रेस्पायरेशन में नहीं कराया था, नहीं, ये आपका न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसमें है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा। मैं न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कराऊंगा जल्दी ही आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक यहाँ पे देखें, बायोलॉजी की बात करें, ये 2 टॉपिक आप हमेशा अच्छे से देख लो, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं रेलवे एग्जाम में, ठीक है। कहा गया यहाँ पे, एक तो आपका न्यूट्रिशन हो गया यानी कि पोषक तत्व हो गया, एक तो कब डिजीज हो गया यानी कि रोग हो गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत छोड़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो रक्त में तत्काल ऊर्जा प्रवाहित करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, जल्दी पच भी जाता है। मनुष्य में ध्वनि किस अंग से उत्पन्न होता है, तो ध्वनि की बात करें, लैरिंग्स, ध्यान रखिएगा, कंठ से उत्पन्न होता है। किससे, कंठ या लैरिंग से मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता, धुएं से नहीं होता। देखो यहाँ पे बात करें, गले का कैंसर की बात करें तो ये धुएं से होता है, जी हाँ। त्वचा का कैंसर धुएं से हो सकता है, श्वसन संबंधी समस्या धुएं से हो सकता है, लेकिन जो रिकेटस है आपका सूखा रोग जिसको बोलते हैं, ये धुएं से नहीं होता। रिकेटस की बात करें, विटामिन डी की कमी से होता है, अत्यधिक समय तक अगर जो आपके शरीर में विटामिन डी है, यहाँ पे बच्चों में विशेषकर ये रिकेटस देखा जाता है, ठीक है। आगे बात करें, अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी व्यक्ति, औसत व्यक्ति, देखो आप व्यायाम नहीं साधारण हो तो आपने पढ़ा होगा श्वास दर क्या होता है, लेकिन अगर जो आप व्यायाम करते हो तो आपका सांस थोड़ा तेजी से चलने लगता है। तो वही पूछा है, प्रति मिनट जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है, तो ध्यान रखिएगा 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो यहाँ पे अगर जो हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन हीमोग्लोबिन में आपको पता होना चाहिए, हिम नामक एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण आपका ब्लड या खून लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, कैंसर, ये क्वेश्चन की बात करें, इसको भी मैंने कराया। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस प्रयोग की जाती है, तो ध्यान रखिएगा, रेडॉन। एक प्रक्रिया की जाती है जिसको हम बोलते हैं रेडियोधर्मी प्रक्रिया, जिसमें हम रेडॉन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ पे बात करें, पूछा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। देखो यहाँ पे बात करें अगर जो, तो आपका एक तो मेल होता है, एक तो फीमेल होता है, फीमेल होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए मेल कब होगा, फीमेल कब होगा। जब आपका XX यानी कि XX गुणसूत्र मिलेंगे तो आपका फीमेल होगा, और XY गुणसूत्र मिलेंगे तो आपका मेल होगा। यहाँ पे बात करें, मनुष्य में अगर जो आपसे पूछे कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 23 जोड़ी या टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी की बात करें यानी 44 की बात करें, ये आपका मेल हो या फीमेल हो, दोनों में समान होते हैं। जो आपका लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करता है वो 23वें जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वही आपका बनाता है कि लड़की होगी या लड़का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी समान होते हैं, और ये तो एक जोड़ी आपका बचता है यानी कि 2 आपका गुणसूत्र बचता है, इसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या पूछा है, पुरुष के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा XY यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, उच्छ्वासन के लिए समय पसलियाँ क्या होती है। उच्छ्वासन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। जब भी आपका श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं यानी कि CO2 बाहर निकालते हैं,
उसी को हम उच्छ्वास प्रक्रिया बोलते हैं। श्वास प्रक्रिया में बात करें, जब भी आप श्वसन करते हो तो ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पे जब श्वास लेते हो, यानी कि जब आप सांस अंदर लेते हो, यानी कि आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो आपकी जो पसलियाँ होती है वो आगे बढ़ती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। वहीं पे बात करें, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी पसलियाँ नीचे जाती हैं और आपका जो डायाफ्राम होता है वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, पसलियाँ नीचे जाती हैं और डायाफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे देखो पसलियाँ नीचे की ओर जाती हैं, यहाँ पे बिल्कुल नीचे की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डायाफ्राम पूछता है तो डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उच्छ्वासन क्या होता है, उच्छ्वासन होता है आपका जब आप श्वास को बाहर निकालते हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, ठीक। आगे बात करें, किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त प्रति घन मिमी यानी कि कितना औसत होता है, प्रति जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, कितना प्रति घन मिलियन होता है, ये बताना आपको। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिए, तो वयस्क पुरुष का और एक आपका बच्चों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। वयस्क हो गया, एक तो आपका नवजात जो बच्चे होते हैं उसको ध्यान रखिएगा। वयस्क की बात करें तो वयस्क में ध्यान रखिएगा 4.6 से 6 मिलियन, ये आपका ध्यान रखना है। और यहाँ पे बच्चों की बात करें 4.8 से आपका 7.2 मिलियन, आपको ये दोनों ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा वयस्क की बात हो रही है तो 4.6 से 6 यहाँ पे मिलियन दिया है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन ऑप्शन की बात करें किसके करीब है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, 5 से 5.5 मिलियन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो आपका मस्तिष्क हो गया, एक तो आपका मेरुरज्ज हो गया। मेरुरज्ज यानी कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज मिलके दोनों आपके CNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में मीन माता, ठीक है, मिनी माता है ये, ध्यान रखिएगा, मिनी माता, ठीक है, रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था। ध्यान रखिएगा, जापान का एक शहर था, जापान, ये मैंने कई बार बताया, जापान का एक शहर था मिनमाता, यहाँ पे सबसे पहले ये आया था आपका रोग। और बात करें इसमें आपका जल में पारे की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, जल में पारे की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये आपका आया था कौन, मिनीमाता नामक रोग, ठीक है। उसके बाद जल में पारे की मात्रा अधिक हुई तो जल तो डायरेक्ट मनुष्य के मनुष्य के कांटेक्ट में आएगा नहीं, तो जल में होती है मछलियाँ, और इन मछलियों को हो गया ये रोग, और उन मछलियों को मनुष्य जब खाते हैं तो मनुष्य तक वो रोग पहुंच जाता है, जिसको मिनी माता बोलते हैं। और मिनी माता यहाँ पे माता जी बोलते हैं गाँव में, लेकिन यहाँ पे ये जापान के मिनी माता शहर, ये भी ध्यान रखिएगा 1956 में जल प्रदूषण के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में किसके संचरण के कारण ऐंठन होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो एक प्रकार का अस्थायी दर्द का कारण बनता है, जब हम अनॉक्सी श्वसन करते हैं तब ये सारी चीज़ें क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट बात करें, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप की बात करें एक प्रकार से ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता। देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में सर्च कर लेना एग्जाम गुरु सुधीर, बहुत सारे फ्री PDF हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं, इसको ज्वाइन कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका हैजा है ये वायु द्वारा नहीं फैलता, और खांसी, निमोनिया, क्षय रोग या TB ये सारे वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो हैजा हो गया आपका वायु द्वारा नहीं फैलता। ध्यान रखिएगा, हैजा किससे होता है, विब्रियो कॉलरा नामक एक जीवाणु होता है, और एक प्रकार का संक्रमण है जो छोटी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। हैजा आपका वायु द्वारा नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र में DNA प्लस प्रोटीन उपस्थित होते हैं। DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है पूरा नाम, और एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर जो पूछ ले कि गुणसूत्र में जो प्रोटीन होता है कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन आपका गुणसूत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA प्लस प्रोटीन, DNA प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, आयरन
लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें, आरबीसी में ऑक्सीजन युक्त वर्णक होता है। यह एक प्रबल प्रोटीन यानी कि इसको प्रोटीन भी बोलते हैं, किसको, हीमोग्लोबिन को, ठीक है। और यह लोहा युक्त होता है यानी कि आयरन युक्त होता है, ठीक। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ, इनको याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बता देता हूँ जो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो हम कुछ बताते हैं जो साइंस से रिलेटेड हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम 21 मार्च में चले जाते हैं। तो मार्च की बात करें, 21 मार्च आपका क्या होता है ये आपको सोच के बताना है। एक तो होता है 22 मार्च को क्या होता है ये भी आपको सोच के बताना होगा जो आपको पता है। 22 अप्रैल को कौन सा डे होता है, आप लोगों को अगर जो पता तो मुझे कमेंट करते रहो। 22 अप्रैल को कौन सा डे होता है। उसके बाद बात करें आप अगर जो आ जाओ तो अप्रैल के बाद 22 मई में आ जाओ, 22 मई को कौन सा डे होता है ये आपको बताना कमेंट करके। एक इंपॉर्टेंट होता है 16 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसको बताना आपका कौन सा डे होता है। 29 जुलाई को कौन सा डे होता है ये आपको कमेंट करके बताना, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए 21 मार्च की हमने बात की थी, तो 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस होता है। क्या होता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। अब आते हैं 22 मार्च की बात करें, तो 22 मार्च को ध्यान रखिएगा विश्व जल दिवस यानी कि विश्व वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस हो गया। 22 मार्च को हो गया विश्व जल दिवस। अगर जो हम बात करें यहाँ पे 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी संरक्षण दिवस क्या होता है, पृथ्वी संरक्षण दिवस हम बनाते हैं कब, 22 अप्रैल को। 22 मई की बात करें जैव विविधता दिवस, क्या होता है, जैव, सारी विविध इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एनवायरनमेंट सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाना है, एनवायरनमेंट को भी हम कराएंगे अलग से सेक्शन बना के, ठीक है। 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे, ओजोन दिवस। उसके बाद बात करें लास्ट आपका बचता है 22 जुलाई, तो 29 जुलाई को आपका टाइगर डे है, क्या है, टाइगर डे है, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।